हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई मूवी बेटर डेज का। ये एक रोमांटिक क्राइम मूवी है और ये मूवी एक नॉवल पे बेस है जिसका नाम है इन हिज यूथ इन हर ब्यूटी। इस मूवी की रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। रोटन टोमेटो पे ये है 100% फ्रेश और मेटाक्रिटिक स्कोर है 83%। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। मूवी की स्टार्टिंग होती है क्लासरूम से, जहां पर हम देखते हैं एक चिन्या नाम की टीचर को जो कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही होती है। क्लास के दौरान चिन्या नोट करती है एक लड़की को जो कि बहुत ज़्यादा गुमसुम है और वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। उस लड़की को देखकर चिन्या को अपने चाइल्डहुड डेज याद आने लगते हैं और यहीं से मूवी जाती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में हम देखते हैं स्कूल को जहां पर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में सारे बच्चे लगे होते हैं और साथ ही साथ चिन्या भी। कुछ देर बाद चिन्या के पास उसकी फ्रेंड आती है और चिन्या उससे बात करने की कोशिश करती है पर उसकी फ्रेंड उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है। कुछ देर बाद ही क्लास ओवर हो जाती है और सारे बच्चे अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान चिन्या भी अपने क्लासरूम से निकल के बाहर आ जाती है। तब वो देखती है कि सब लोग अचानक से भागते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। वो भी उनको फॉलो करती है और बाहर आ जाती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने जैकेट से उसे ढक देती है। बाद में हम देखते हैं कि सारे बच्चे आसपास खड़े होकर उसकी फ्रेंड की सेल्फी ले रहे होते हैं और साथ ही साथ प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि आखिरकार उसने सुसाइड क्यों किया। नेक्स्ट डे चिन्या के स्कूल में कुछ डिटेक्टिव आते हैं और वो चिन्या से उसकी फ्रेंड के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो उसे कहते हैं कि आखिरकार उसकी फ्रेंड ने सुसाइड क्यों किया। क्या कोई उसे परेशान कर रहा था या स्टॉक कर रहा था जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। जिसमें चिन्या कहती है कि वो ये सब नहीं जानती और वो उसकी फ्रेंड नहीं थी। फिर डिटेक्टिव उसे फिर से कहते हैं तो आखिरकार तुमने उसे कवर क्यों किया। जिसमें चिन्या कहती है कि उसे ऐसा दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से उसने उसे कवर किया था। डिटेक्टिव से बात करने के बाद चिन्या वापस अपने क्लासरूम जाती है और वहाँ वो देखती है कि उसके सीट पर ब्लड पड़ा हुआ है और कुछ दिन पहले ही उसकी फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही कुछ लड़कियों ने किया था। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उस सीट पे बैठ गई थी। पर चिन्या ये सब देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने क्लास टीचर से इस बारे में कंप्लेन करती है। बाद में हम देखते हैं चिन्या को उसके टीचर के साथ ऑफिस में, जहाँ पर उसके टीचर उसे समझा रहे होते हैं कि उसे अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि वो अपने क्लासमेट के साथ आराम से रह सके और कोई भी उसे बुली ना कर सके। यहाँ से सीन स्विच होता है और हम देखते हैं चिन्या को कैंटीन में। उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं और उसे कुछ बोलने लगती हैं। वो उससे पहले उसके स्कोर के बारे में बोलती हैं कि पिछली बार उसका स्कोर बहुत ही अच्छा था और इसी वजह से उन लोगों को उसके साथ पढ़ाई करनी चाहिए। जिसके बाद चिन्या उन्हें मना कर देती है क्योंकि ये वही लड़कियां हैं जो कि उसकी फ्रेंड को बुली करती थी और जिसके वजह से शायद उसकी फ्रेंड ने सुसाइड किया। चिन्या के मना करने के बाद वो लड़कियां अपना फोन निकालकर चिन्या की जबरदस्ती पिक्स लेने लगती हैं। इसके बाद सीन स्विच होता है और हम देखते हैं छुट्टी होते हुए, जहाँ पर चिन्या अपने घर वापस जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे फिर से वो सब लड़कियां मिल जाती हैं और उसे कहती हैं कि पहले वो सब उसे बहुत पसंद करते थे पर आज डिटेक्टिव के आने के बाद उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और फिर वो उसे मारती हैं और पूछती हैं कि आखिरकार डिटेक्टिव को उसने क्या बताया है। जिसके बाद चिन्या किसी तरह अपने घर पहुंचती है और वहां देखती है अपनी मॉम को जो कि इल्लीगल बिजनेस करती हैं और अपनी बेटी से दूर किसी और शहर में रहती हैं और कभी कभी अपनी बेटी से मिलने उसके पास आया करती हैं। वो अपनी बेटी के साथ इसीलिए नहीं रह सकती क्योंकि अगर कभी किसी ने पुलिस को उनकी खबर दे दी तो शायद उन लोगों का फ्यूचर बहुत ज्यादा मुश्किल में हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं उन लोगों की कन्वर्सेशन को, जहाँ पर चिन्या अपनी मॉम का बाल बना रही होती है और कहती है कि बहुत जल्द वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेगी। उसके बाद वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा लेगी, जिसके बाद उन लोग का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और वो लोग साथ में एक एज अ फैमिली रहेंगे।
नेक्स्ट डे चिनिया के स्कूल में प्रीवियस एग्जाम के मार्क्स बताए जाते हैं, जिसमें चिनिया के बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं और साथ ही साथ उसके क्लास में बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा खराब, जिसमें उसके टीचर कहते हैं कि उन लोगों को अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्ज़ाम उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इसके बाद स्कूल ओवर होता है और हम देखते हैं चिनिया को वापस अपने घर जाते हुए। रास्ते में उसे कुछ लड़के दिखते हैं जो कि एक लड़के की पिटाई कर रहे होते हैं, जिसका नाम है चाओ, और ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। चिनिया जल्दी से अपने फोन को निकालकर पुलिस के नंबर को डायल कर रही होती है ताकि वो उस लड़की की हेल्प कर सके। तभी उस ग्रुप में से एक लड़की की नज़र चिनिया पे पड़ जाती है और वो उसे घसीटते हुए अपने ग्रुप के पास ले आता है और इसी बीच चिनिया का फोन गिर जाता है और टूट जाता है। उसके बाद वो ग्रुप के लड़के चिनिया से कहते हैं कि क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो या तो तुम इसकी केयर करती हो। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम इसे पसंद करती हो तो शायद इसे किस कर सकती हो। इसके बाद वो ग्रुप के लोग उन दोनों का जबरदस्ती किस करवाते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। अगले दिन चिनिया स्कूल से घर आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में चाओ मिलता है जो कि उसे पूछता है कि क्या उन लड़कों ने तुमसे कुछ पैसे छीने। उसके बाद वो उसे एक मोबाइल शॉप ले जाता है और वहां खुद ही उसके मोबाइल को रिपेयर करने लगता है। इसी दौरान चाओ उससे प्रोटेक्शन के बारे में पूछता है कि क्या उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिसमें चिनिया कहती है कि वो खुद अपनी प्रोटेक्शन तो कर नहीं सकता तो उसकी क्या करेगा, और फिर उसे कहती है कि वो बहुत जल्द एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है जिसके बाद उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। जिसके जवाब में चाओ उसे कहता है कि ये दुनिया दो ही टाइप के लोगों से बनी हुई है, एक वो जो लोगों की बुली करते हैं और दूसरे वो जो बुली का शिकार बनते हैं, और तुम इन दोनों में से क्या हो। इसके बाद चिनिया अपने घर की तरफ जाने लगती है और चाओ भी उसकी प्रोटेक्शन करते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद चिनिया की नजर कुछ पोस्टर पे पड़ती है जहाँ उसकी फोटोज लगी होती हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कि चिनिया एक लायर है। जिसके बाद वो उन पोस्टर को जल्दी से उखाड़ने लगती है। अगले दिन चिनिया अपने स्कूल में होती है, तभी सबके मोबाइल पे वही पोस्टर फिर से आ जाता है और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। स्कूल ओवर होने लगता है और चिनिया फिर से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे चाओ मिलता है अपनी बाइक के साथ, जिसमें चाओ से कहता है कि उसे कहाँ जाना है और चिनिया उसकी बाइक पे बैठ जाती है और कहती है कहीं भी। इसके बाद ये लोग पूरे शहर में घूमने लगते हैं। बाद में चाओ अपने घर उसे ले जाता है जहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं। खाने के बाद ये लोग बातें करने लगते हैं, जिसमें चाओ से पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, जिसमें चिनिया कहती है कि आखिरकार उसमें है ही क्या जो कि पसंद किया जा सके। तो वो उससे पूछता है तो आखिरकार वो यहाँ कर क्या रही है, जिसमें वो कहती है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो यहाँ कर क्या रही है और उसे नहीं पता था कि वो उसे उसके घर ले आएगा। इसके बाद ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, जिस बीच हम देखते हैं कि चिनिया उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। वो उसे एक गली के गुंडे की तरह ट्रीट करती है, जिन सब से चाओ बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं चिनिया को वापस घर जाते हुए। नेक्स्ट डे चिनिया अपने स्कूल में वॉलीबॉल खेल रही होती है, तभी वो सारी लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे फिर से बुली करने लगती हैं और वॉलीबॉल से उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। जिसके बाद चिनिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उनका बहुत हो गया। इसके बाद ये सारी लड़कियां चिनिया से रिवेंज लेने का सोचती हैं और जब चिनिया स्टेयर से जा रही होती है तो वो लड़कियां उसे धक्का दे देती हैं, जिसकी वजह से चिनिया को चोट लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं चिनिया को मेडिकल रूम में और वहां उससे मिलने एक लड़का आता है जो कि उसका फ्रेंड है और ऐसा लगता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक भी करता है। वो चिनिया से कहता है कि वो चाहे तो वो दोनों मिलके कहीं और जा सकते हैं और उसके पास काफी सारा पैसा भी है, जिसके लिए चिनिया उसे मना कर देती है। उसके बाद उसका फ्रेंड उसे फिर से कहता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो अपनी फ्रेंड की तरह वीक नहीं है जिसने सुसाइड किया था। जिसके बाद चिनिया उसे कहती है कि नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा वीक है अपनी फ्रेंड की तरह। उसके बाद चिनिया डिसाइड करती है कि वो डिटेक्टिव को उन लड़कियों के बारे में सब कुछ बता देगी और वो ऐसा ही करती है। जिसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव को उन लड़कियों का इंटरव्यू लेते हुए। वो एक एक करके सारी लड़कियों से इस बारे में पूछने लगते हैं। जिसके बाद एक लड़की उनमें से कहती है कि वो लोग आपस में छोटे मोटे प्रैंक्स करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी सुसाइड कर ले। और शायद उस लड़की ने सुसाइड अपनी मर्जी से किया क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे और वो दोबारा साल रिपीट
नहीं करना चाहती थी और उसके मौत के बाद उसकी मॉम को अच्छा खासा पैसा भी मिला है। इंटरव्यू के बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव्स को आपस में बात करते हुए, जहाँ पर सीनियर डिटेक्टिव अपने जूनियर से कहता है कि स्कूल के केसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते रहते हैं और अगर किसी भी बच्चों को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो दूसरे को बुली ज्यादा करने लगते हैं और बाद में इस केस का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलने वाला और शायद हमें अब इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं उस जूनियर डिटेक्टिव को चीनिया से मिलते हुए, जो कि उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं। चीनिया से वो कहते हैं कि वो बुली करने वाली लड़कियों में से एक के घर गए थे जो कि बहुत ज्यादा रिच है और उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे थे। वो ये सब मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी की वजह से किसी ने सुसाइड किया था और उस लड़की को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है, जिसमें चीनिया उसे कहती है कि ये सब वो लोग हैं जो अंदर से डरे होते हैं और इसीलिए वो बाहर से अपने आप को ऐसा दिखाते हैं। और उसकी मॉम उसे कहती है कि बहुत जल्द जब तुम एडल्ट हो जाओगी तो अपने आप ये सब भूल जाओगी, पर उसे ये नहीं पता कि आखिरकार एडल्ट होते कैसे हैं, जिसमें डिटेक्टिव कहते हैं कि एडल्ट होना बहुत ही इजी है, जब तुम सब कुछ फिगर आउट कर लोगी तो अपने आप ही तुम्हें ये सारी चीजें भूल जाओगी। उस रात चीनिया अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ओके है और उन्हें उसकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद ही चीनिया का स्कूल ओवर होने वाला है, उसके एग्जाम पास हैं और बहुत जल्द उसे यूनिवर्सिटी में फिर से एडमिशन मिलने वाला है। स्कूल ओवर होने के बाद वो घर वापस आ रही होती है, फिर से वो लड़कियां उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, वो उसे पीटने लगती हैं। उसके बाद चीनिया जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाती है और एक जगह छुप जाती है और फिर वो डिटेक्टिव को कॉल करने लगती है, पर उसे लगता है कि वो सारी लड़कियां वहां से चली गई, तो वो कॉल को काट देती है और वहीं बैठी होती है। कुछ देर बाद उसे कुछ और रास्ता नहीं समझ में आ रहा होता है, तो वो जल्दी से चाओ के पास पहुंचती है और उससे प्रोटेक्शन के लिए हेल्प मांगती है। वो उसे कहती है कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है और ना आगे चल के वो उसे दे सकती है, जिसके बाद चाओ उसे एक नोटबुक देता है और उसे कहता है कि इसमें लिख दो कि तुम पर मेरा कर्जा है और उसके बाद वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चाओ को चीनिया के साथ उसके स्कूल जाते हुए। ये लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हैं और हम देखते हैं चाओ को हर जगह चीनिया को फॉलो करते हुए, उसका प्रोटेक्शन करते हुए। उसके बाद वो उन बुली करने वाली लड़कियों को भी वार्न करता है कि वो चीनिया से दूर रहें। अगले सीन में हम देखते हैं चाओ को, जो कि एक बार में काम कर रहा होता है जहाँ उसके बॉस ने उसे कुछ काम दिया होता है। इसी दौरान वहाँ पर कुछ फाइट होने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं चीनिया को, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो लड़कियां उसे भी बुली कर रही हैं और क्या वो उसकी भी हेल्प कर सकती है ताकि उसे भी प्रोटेक्शन मिल सके। जिसके बाद चीनिया उसे कहती है कि वो चाहे तो उसके साथ घर तक जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं चीनिया और चाओ के घर, जहाँ पर चीनिया उससे पूछती है उसके चोटों के बारे में जो कि उसे उस बार में फाइट के दौरान लगी थी, जिसमें वो उससे पूछती है कि क्या उसे दर्द हो रहा है, जिसमें चाओ कहता है कि पहले हुआ करता था, अब बिल्कुल नहीं होता और वो पहली लड़की है जिसने उससे इसके बारे में पूछा है कि उसे तकलीफ हो रही है या नहीं। इसके बाद वो अपनी मॉम के बारे में उससे डिस्कस करता है। वो कहता है कि उसकी मॉम और वो एक साथ रहा करते थे, पर जैसे ही उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड उनके साथ आया, उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया और अब वो हमेशा के लिए अकेला हो गया है। ऐसे ही धीरे धीरे एक साथ कई दिन बीत जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चाओ को अपने फ्रेंड से बात करते हुए, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा होता है कि अगर उसने पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी से जॉब पाई होती तो वो कितने पैसे कमा सकता था। तो वो उसका दोस्त कहता है कि काफी सारा। उसके बाद वो उसे कहता है कि अगर हम लोग उतने पैसे कमाने की सोचे तो हमें क्या करना होगा, जिसमें उसका दोस्त कहता है कि उन्हें बैंक लूटना पड़ेगा। अगले दिन चाओ को पुलिस उठा ले जाती है क्योंकि आसपास एक सीरियल रेपिस्ट घूम रहा होता है। उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए सारे क्रिमिनल्स को बुलाया जाता है और इसी कारण चाओ चीनिया की प्रोटेक्शन नहीं कर पाता और उसी दिन वो सारी बुली करने वाली लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे बहुत ज्यादा तंग करती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा प्रिटी समझती हो क्योंकि तुम लड़कों को मुझे वार्न करने के लिए भेजती हो। उसके बाद वो सब उसकी पिक्स लेती हैं और वीडियो बनाने लगती हैं। उसके सारे हेयर्स को काट देती हैं और उसके ड्रेस को भी फाड़ देती हैं। जब चाओ चीनिया को इस हालत में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद वो उन लड़कियों को सबक सिखाने की सोचता है, पर चीनिया उन्हें रोक देती है। उसके बाद
चाओ हेयर्स को सेट करता है और रोने लगता है। उसके बाद वो चीनिया को इस हालत में देखकर अपने बाल भी काट देता है ताकि चीनिया को बुरा ना फील हो सके। कुछ दिनों बाद इंट्रेंस एग्जाम आ जाते हैं। चाओ चीनिया को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए उसके साथ इंट्रेंस एग्जाम दिलवाने जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बुली करने वाली लड़कियों में से एक की डेड बॉडी पुलिस को मिलती है और जिसके सस्पेक्ट में वो लोग चाओ के एक फ्रेंड को उठा लेते हैं क्योंकि उस डेड बॉडी के पास चाओ के उस फ्रेंड की कार मिली थी। डिटेक्टिव चाओ के फ्रेंड को उठा लेते हैं ताकि वो उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सके। उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार उस दिन वो कहाँ था, जिसमें वो कहता है कि वो उस दिन हॉस्पिटल में था और उसकी कार चोरी हो गई थी। और फिर डिटेक्टिव उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी कार चोरी हो गई थी अब वो तुम्हारे पास कैसे आई, इसका मतलब कोई जानने वाला तुम्हें ये कार वापस दे गया है। जिसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जिसमें चाओ उसे हॉस्पिटल छोड़ते हुए उसकी कार को ले जाता हुआ दिखता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में कोई पूछे तो तुम सच सच बता देना। जिसके बाद उसका फ्रेंड डिटेक्टिव को सारी बातें सब कुछ सच सच बता देता है। इसी दौरान डिटेक्टिव के सामने उस लड़की का फोन भी आ जाता है जिसमें चीनिया का वीडियो होता है और अब चीनिया के ऊपर सारा शक जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव चीनिया को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और वहां उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार अगर वो लड़की उसे इतना बुली कर रही थी तो उसने पहले कंप्लेन क्यों नहीं किया, जिसमें चीनिया कहती है कि वो अपने इंट्रेंस एग्जाम के ऊपर ध्यान देना चाहती थी क्योंकि उसका पूरा टारगेट सिर्फ अपने इंट्रेंस एग्जाम को पास करने में था। दूसरी तरफ पुलिस से बचते हुए चाओ भी इधर उधर भाग रहा होता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि पुलिस का शक चीनिया पे आ रहा है तो वो अपने आप को पकड़वाने के लिए सामने आ जाता है। वो चीनिया को एक प्लेस पे ले जाता है और उसे कहता है कि वो सारा इल्जाम खुद पर लेने वाला है, जिसमें चीनिया उसे मना करती है। वो कहती है कि वो उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती है, जिसमें वो कहता है कि वो अच्छी तरह पढ़कर यूनिवर्सिटी से जॉब पाले और अच्छी जिंदगी आगे बढ़ाए और जैसे वो बड़ी हो जाएगी वो उससे मिलने जरूर आएगा। उसके बाद उसे कहता है कि जैसी हमें पुलिस पकड़ने वाली होगी तो तुम ये कहना कि मैं तुम्हें मॉलेस्ट कर रहा था और हम दोनों के बीच कभी कोई भी कनेक्शन नहीं था। कुछ देर में ही वहाँ पुलिस आ जाती है और चाओ को पकड़ ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाओ के साथ क्वेश्चनिंग हो रही है जहाँ पर चाओ अपने ऊपर लगाए हुए सारे इल्जाम को मान लेता है। वो कहता है कि वो सिर्फ उसे धमकाने गया था पर उसने अपने बचाव के लिए उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां पर हम देखते हैं चीनिया से मिलने वो लड़की आती है। वो उसे उस वीडियो के लिए माफी मांग रही होती है। वो उसे कहती है कि इस वीडियो के बारे में वो किसी को कुछ ना बताए और ना ही पुलिस में कंप्लेन करे। इसके बाद चीनिया उसे कहती है कि वो किसी से कोई भी कंप्लेन नहीं करने वाली, बस वो अपनी शक्ल उसे ना दिखाए। उसके बाद चीनिया वहां से जाने लगती है और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। इसके बाद वो लड़की उसकी फ्रेंड जिसने सुसाइड किया था उसके टॉपिक को छेड़ देती है। वो उसे कहती है कि वो लड़की बहुत ज्यादा कमजोर थी क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया और उसके बाद वो उसे काफी बुरा भला कहने लगती है। ये सब सुनकर चीनिया को काफी गुस्सा आने लगता है। ये लोग स्टेयरकेस पे होते हैं और चीनिया उस लड़की को धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। और जब चाओ को ये सब पता चलता है तो वो सारा इल्जाम खुद पर लगा लेता है, पर डिटेक्टिव को इन दोनों पे शक होता है। वो सारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखता है और उसे पता चल जाता है कि चाओ चीनिया को प्रोटेक्शन दे रहा था। इसके बाद ये इन दोनों से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करता है और फिर एक दूसरे के सामने बैठा कर भी क्वेश्चन करता है, जिसके बावजूद ये दोनों अपने बयान से नहीं मुकरते। वो कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव की कोवर्कर उसे कहती है कि पहले तो तुम चीनिया को बचाना चाहते थे और अब तुम उसके अगेंस्ट क्यों होते जा रहे हो, जिसमें डिटेक्टिव कहते हैं कि चाओ बिल्कुल निर्दोष है और ये चीज चीनिया को पता है और शायद वो इस गिल्ट में शायद कभी जी भी ना पाए। इसके बाद हम देखते हैं चाओ को जेल हो जाती है और चीनिया का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मॉम उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। और एक दिन डिटेक्टिव चीनिया से मिलने उसके पास जाते हैं। वो उसे कांग्रेचुलेशन कहते हैं और साथ ही साथ चाओ के बारे में बताते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसको पता है कि चाओ गिल्ट नहीं है और वो उसकी वजह से इस सजा को भोग रहा है और कुछ दिनों बाद उसकी फांसी है। इसके बाद वो उसे कभी नहीं देख पाएगी। ये सब सुनकर चीनिया जोर जोर से रोने लगती है और फिर वो सारी बातें कन्फेस करने लगती है। बाद में डिटेक्टिव से कहते हैं कि वो सब झूठ बोल रहे हैं, असल में उसे कोई भी फांसी की
सजा नहीं दी गई है, अभी भी उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, पर उसे लंबे समय के लिए सजा दी जा सकती है। और अगर वो अपने क्राइम को कबूल कर ले तो शायद उन दोनों की सजा कम की जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं चिनिया और चाओ को, जो कि एक पुलिस कार में होते हैं, जहां पर चाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, जिसमें चिनिया कहती है कि उसे पहले डर लग रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद इन दोनों को सजा हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मूवी के सबसे स्टार्टिंग के सीन को, जहां पर चिनिया अब एक इंग्लिश टीचर है और वो एक स्कूल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हुए, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है जो बिल्कुल उसी की तरह डरी और सहमी थी, और वो ये नहीं चाहती कि जो चीज़ उसके साथ हुई है वैसा अब आगे किसी के साथ हो। इसीलिए वो दोनों अब उस लड़की का भी प्रोटेक्शन करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि चिनिया उस लड़की के साथ चल रही होती है और कुछ ही दूर की डिस्टेंस पे चाओ उनके पीछे पीछे, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।